ए लेवल के अंदर एक चैप्टर है जी ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं? आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होते। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन तब कंसीडर होगा जब वो अपनी आयनिक स्टेट के अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की सूरत में मौजूद होगा, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर होगा। यही वजह है कि हमारे पास जो स्कैंडियम और जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होते। स्कैंडियम जो है आयनिक स्टेट के अंदर उसके पास डी ब्लॉक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, जबकि जो जिंक है आयनिक स्टेट के अंदर उसके डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, फुली एम्प्टी नहीं होना चाहिए और फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वही बेसिक रूल्स हैं जो आप एएस के अंदर पढ़ चुके हैं, एस एस पी एस पी एस टी पी एस। तो इनको फिल करने के लिए हमारे पास वही बेसिक रूल्स हैं, पॉली एक्सक्लूसिव हंट रूल्स। तो पॉली एक्सक्लूसिव रूल क्या कहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। और इसी तरह हंट्स रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली बिफोर पेयरिंग अप इफ डी जनरेट ऑर्बिटल इज अवेलेबल। तो ये तो आपको पता है जी, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s, तो ये 1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। s रिप्रेजेंटेड सब शेल, और हमें पता है जी s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसी तरह d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने एएस के अंदर पढ़ा हुआ है। मेन चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो आपने रिवाइज करना है वो याद रखना है कि पहले हमने 4s को फिल करना है, फिर हमने 3d को फिल करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे पास 2 एक्सेप्शंस आ जाती हैं, क्रोमियम की और कॉपर की। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें, हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 18 तक, 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन की। तो बजाय इसके कि हम यहाँ तक ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हम अक्सर क्या लिख देते हैं, इस पूरे को रिप्रेजेंट कर देते हैं आर्गॉन से। इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, उसके बाद वाले सब शेल्स को हम फिर लिख लेते हैं जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह डिफरेंट होती है बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से? ये कंसीडर किया जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो जब उनका डी ब्लॉक हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। यही वजह है कि जब हम क्रोमियम है, क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 24, उसके डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 4, जैसा कि ये आपको रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 24, तो उसके डी ब्लॉक के अंदर 4 आ जाने चाहिए। पहले हमने 2 एस में डाले, बाकी 4 डी ब्लॉक में डाल दिए। लेकिन इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है कि जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके 3d के अंदर चला जाता है, और यही इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है, ये नॉर्मल स्टेट के अंदर इस तरह एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो कॉपर है उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के अंदर आ जाएगा और डी ब्लॉक फुली फिल्ड हो जाएगा। तो कॉपर के अंदर 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांजिशन आयंस, हमें पता है जी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो मेटल्स ही हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही करती हैं। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। मसलन आयरन है, उसकी वैलेंसी +2 भी और +3 भी है। अब हमारे पास एक रूल है कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी 4s ही में से।
मिसाल के तौर पे हमारे पास वेनेडियम है, वेनेडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 23। वेनेडियम के ऊपर अगर +3 चार्ज आ जाता है तो हमने 3d में से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, हमने पहले किस में से निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, 4s में से निकालने हैं। फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में से रिमूव कर देना। इसी तरह हमारे पास आयरन है, आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर 3d में से निकाल लेंगे। इसी तरह कॉपर है, तो आपने एक जनरल रूल याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s के अंदर फिल होंगे और अगर निकालने हो तो तब भी पहले 4s ही में से निकलेंगे। और कॉपर और क्रोमियम जो है वो दो एक्सेप्शंस हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड और कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल के साथ आके लिगेंड्स अटैच होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर होता है। लिगेंड क्या होता है, आपने एएस के अंदर न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनी स्पीशी विच हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेबल। तो वही न्यूक्लियोफाइल की जो डेफिनेशन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिगेंड के लिए अप्लाई होती है। लिगेंड इज अ स्पीशी विच हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हलाइड साइन है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है, हाइड्रोक्सी है, साइनाइड है, थायोसायानेट है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बोनाइल है, ये सारे क्या हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एथाइलिन डायामीन, इसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑक्सलेट आइन है, इसको हम OX से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो लिगेंड्स होते हैं, कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं और कुछ होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हमारे पास जो मोनोडेंटेट हैं उनके अंदर भी चार्ज लिगेंड हैं और इसी तरह बाइडेंटेट के अंदर जो ऑक्सलेट आइन है वो चार्ज लिगेंड है, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ए लेवल के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की 4 डिफरेंट शेप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लीनियर, अगर सेंट्रल मेटल के साथ दो लिगेंड्स अटैच हैं तो वो लीनियर शेप्स बनाएगा। अगर सेंट्रल मेटल के साथ 6 लिगेंड्स अटैच हैं, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप्स बनाएगा। और अगर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लिगेंड्स अटैच हैं, तो वो या तो स्क्वायर प्लेनर शेप्स बनाएगा या टेट्राहेड्रल बनाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब टेट्राहेड्रल बनाएगा, कब स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। तो ए लेवल के अंदर आपने ये कंसीडर कर लेना है कि जो निकल और प्लाटिनम है ये मोस्टली स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं और बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। लाजमी नहीं है कि निकल और प्लाटिनम हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। अगर वो स्क्वायर प्लेनर नहीं बना रहे तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हिंट देगा, वो जब आप पास पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन हमारे पास यहाँ पे कॉपर टेट्राक्लोराइड है, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल सा है कि जितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हमारे पास 4 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच हैं तो सेंट्रल मेटल आयन का वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब कॉपर के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कॉपर को कंसीडर कर लेते हैं x, क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है -1, कितने क्लोराइड हैं, 4 हैं, 4 इंटू -1 कर देंगे, पूरे के ऊपर क्या चार्ज है, -2, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू +2। इसी तरह हम ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट 2 एग्जांपल में हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है।
बायोडेंटेट लिगेंड के अंदर आप देख लें ऑक्सलेट आयन 3 है लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि जो एक लिगेंड है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, इस वजह से 3 × 2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, अगर बायोडेंटेट है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सलेट आयन 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह इथाइलिन डायमीन है 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड अटैच है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, न्यूट्रल लिगेंड है जैसा कि अमोनिया है, अमोनिया क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो चार्ज ओवरऑल चार्ज होगा वही सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज होगा। मसलन कोबाल्ट हेक्सा अमाइन है सेकंड वाला, अगर आप ये सेकंड वाली ऑप्शन देखें तो इसके अंदर जो कोबाल्ट हेक्सा अमाइन है इसका ओवरऑल चार्ज क्या है +3 है, तो कोबाल्ट का भी चार्ज क्या हो जाएगा +3 ही होगा। कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये भी आइसोमरिज्म शो करते हैं, मेजरली ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमें पता है जी दो मेनली टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। एएस के अंदर हमने पढ़ा था कि जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ दो डिफरेंट लिगेंड्स अटैच हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जी सिस प्लैटिनम और ट्रांस प्लैटिनम की। अगर हमारे पास ये जो दो डिफरेंट लिगेंड हैं ये अल्टरनेटिवली लगे हुए हैं तो वो ट्रांस प्लैटिनम होगा, और अगर ये कंसेक्टिव एक साथ लगे हुए हैं तो वो सिस प्लैटिनम होगा। हमारे पास ये जो दो आइसोमर्स हैं ये डिफरेंट केमिकली बिहेव करते हैं। हमारे पास जो सिस प्लैटिनम है ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज होती है, ये सेल रेप्लिकेशन को, सेल डिवीजन को रोकती है। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर हमारे पास दो डिफरेंट लिगेंड आपस में 180 का एंगल बना रहे हैं तो वो क्या होगा ट्रांस, और अगर वो आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं साथ साथ हैं तो इसको हम क्या कहेंगे सिस। हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है उसका जो सिस पार्ट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। अगर हमारे पास जो यहाँ पे सिस कंपाउंड है उसका अगर हम मिरर इमेज ड्रा करें तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर नॉट सुपर इम्पोजेबल होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। इस वजह से जो सिस पार्ट होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ बाइडेंटेट लिगेंड अटैच हैं तो वो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स का अगर हम मिरर इमेज लें तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर नॉट सुपर इम्पोजेबल होते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो मेन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, कॉपर की और कोबाल्ट की। अगर कहीं लिखा हुआ है कॉपर एक्वस तो इसका मतलब है कॉपर हेक्सा एक्वा की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, CuH2O6 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब कॉपर एक्वस की हालत में होता है, कॉपर हेक्सा एक्वा की हालत में होता है तो इसका कलर होता है लाइट ब्लू। अब इसके अंदर अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन डाल दें तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल है ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और वाटर के प्रोटॉन को स्केप आउट कर देता है। इस वजह से जो पानी के 6 मॉलिक्यूल हैं उनमें से 2 जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक्वस कॉपर के अंदर डिल्यूट अमोनिया या स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया डाल देंगे तो हमारे पास अगेन सेम ब्लू प्रेसिपिटेट आएंगे, सेम प्रोडक्ट आ जाएगी, क्योंकि अमोनिया जो है वो भी बेस ही की तरह एक्ट करता है। वो भी वाटर में से एक प्रोटॉन को स्केप आउट कर देगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोक्सिल के अंदर बदल देगा। अगेन ये जो रिएक्शन होगा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंसीडर होगा। अगर हम एक्वस कॉपर के अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दें तो हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे अमोनिया से। इस तरह के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं।
जो एक्वस कॉपर होता है उसका कलर लाइट ब्लू होता है, रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगी उसका जो कलर होगा वो डीप ब्लू सोल्यूशन फॉर्म करेगा। अगर एक्वस कॉपर के अंदर हम क्लोराइड आयन डाल दें, HCl डाल दें, जो क्लोराइड आयन है वो टोटली रिप्लेस कर देगा वाटर मॉलिक्यूल्स को। अगेन ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट का जो कलर होगा वो येलोइश होगा। यहाँ पे तीनों के कलर आपको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। एक्वस कॉपर है उसका कलर लाइट ब्लू है, कॉपर टेट्रा अमीन है उसका कलर डार्क ब्लू है, और जो कॉपर टेट्रा क्लोराइड है उसका कलर येलोइश है। आगे आ गया जी कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस। अगर कहीं एक्वस कोबाल्ट लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि कोबाल्ट के साथ 6 वाटर के एलिमेंट अटैच हैं, जिसको हम कोबाल्ट हेक्सा एक्वा भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो कोबाल्ट एक्वस होता है इसका कलर पिंक कलर का होता है, और अगर इसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल कंपाउंड आके लग जाएं तो वो ब्लू प्रेसिपिटेट बना लेंगे। और अगर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली रिप्लेस हो जाएं अमोनिया से तो वो ब्लू सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और इसी तरह अगर वाटर के जो लिगेंड्स हैं वो टोटली रिप्लेस हो जाएं क्लोराइड से तो तब भी हमारे पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो ब्लू सॉल्यूशन ही होगा। ओ लेवल के अंदर आप पानी का एक टेस्ट कर चुके हैं जिसके अंदर आप अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को यूज़ करते थे। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर वाइट होता था, लेकिन जैसे ही पानी उसके अंदर ऐड होता था, जैसे वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होता था तो वो वाइट से ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। तो ये एक और टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड की एक स्ट्रिप होती है। अब जब कोबाल्ट क्लोराइड होता है हमें पता है उसका कलर ब्लू होता है, तो ये जो स्ट्रिप्स होती हैं इनका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो जो क्लोराइड लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं वाटर से, तो जो स्ट्रिप होता है उसका कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पिंक के अंदर। तो ये एक और पानी का टेस्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि वो मल्टीपल वैलेंसी शो करता है, वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। इसी तरह उसकी एक मेन प्रॉपर्टी है वो कलर शो करता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कलर शो करते हैं। अब वो कलर शो क्यों करते हैं? हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, अगर उनको हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं अगर उनके जो डी ऑर्बिटल है वो आइसोलेटेड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई लिगेंड उसको अप्रोच नहीं किया हुआ, तो जितने भी डी ऑर्बिटल होंगे वो डी जनरेट फॉर्म के अंदर होंगे, उन सब की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन जैसे ही उनको लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो जो डी ऑर्बिटल होंगे उनकी डी जनरेसी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो डी ऑर्बिटल्स टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं कॉपर के, जो अपनी डीजेनरेट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जब लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया। जैसे ही उनको लिगेंड ने अप्रोच किया है तो वो 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट हो गए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इस तरह की स्प्लिटिंग होती है। इस तरह की स्प्लिटिंग क्यों होती है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड हैं वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जे स्क्वायर की तरफ से अप्रोच करते हैं। क्योंकि वो उस तरफ से अप्रोच करते हैं जिस तरफ से लिगेंड अप्रोच करते हैं उस साइड वाले जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। अब जब ये 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं तो इनके अंदर एक सर्टेन एनर्जी गैप आ जाता है। अब जब इन ऑर्बिटल्स के ऊपर लाइट फॉल करती है, लाइट डाली जाती है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन सर्टेन एनर्जी अब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाता है और बाकी एनर्जी को ये ट्रांसमिट कर देता है। तो वो एनर्जी जो ये ट्रांसमिट करते हैं, जो ये अब्जॉर्ब नहीं करते, वो हमें उनके कलर के तौर पे नज़र आती है। हमें पता है कि जो वाइट लाइट है इट कंटेन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेड ब्लू ऑरेंज ग्रीन, ये सब कलर्स वाइट लाइट के अंदर मौजूद हैं। अब जब वाइट लाइट किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर डाली जाती है तो वो इस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में से कोई एक कलर को ऑब्जर्व करता है और बाकी को ट्रांसमिट कर देता है। लेट्स सपोज अगर वो रेड कलर को ऑब्जर्व करता है तो वो ब्लू लाइट को ट्रांसमिट कर रहा होता है। जो लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है वो हमें उस कॉम्प्लेक्स के कलर के तौर पे नज़र आती है।
लोअर एनर्जी लेवल में से जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो वहाँ पर परमानेंट नहीं रहेगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो एनर्जी रिलीज करके दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा। इस प्रोसेस को आम अल्फाज के अंदर ट्रांजिशन कहते हैं, ऐसी चेंज जो परमानेंट ना हो। डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांजिशन शो करते हैं। इसी वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ तक हमें ये तो पता लग गया कि डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं। लिगेंड की मौजूदगी के अंदर डी ऑर्बिटल टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। इस सूरत के अंदर जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं और सर्टेन लाइट वेवलेंथ को ये ट्रांसमिट कर देती हैं। वो जो लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है, वो लाइट जो ट्रांसमिट हो रही होती है कंपाउंड के कलर के तौर पे नज़र आती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का कलर डिफरेंट क्यों होता है। मसलन एक्वस कॉपर ब्लू कलर का होता है जबकि कॉपर क्लोराइड येलोइश कलर का होता है। इसी तरह एक्वस कोबाल्ट जो है वो पिंक कलर का है। तो लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से, मेटल डिफरेंट होने की वजह से, मेटल पर डिफरेंट चार्ज होने की वजह से ये जो स्प्लिटिंग है, इसका जो एनर्जी गैप है ये डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये जो एनर्जी गैप है, स्प्लिटिंग है, ये डिफरेंट होती है। ये डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, डिफरेंट मेटल्स होती हैं, मेटल्स के ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से जो एनर्जी गैप होता है ये डिफरेंट होता है। इस वजह से डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो अब्जॉर्ब होती है और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। क्योंकि ट्रांसमिटेड एनर्जी डिफरेंट होती है, इस वजह से हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का डिफरेंट कलर शो होता है। कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी कलर्ड, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो इन इट्स आयनिक फॉर्म। तो हमें पता है स्कैंडियम और जिंक जो है वो स्कैंडियम और जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होती हैं? क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल के अंदर स्कैंडियम के केस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि जिंक के अंदर वो फुली फील्ड होते हैं। तो ट्रांजिशन होना इम्पॉसिबल है, इस वजह से वो कलरलेस होते हैं। Why aqueous copper is light blue whereas the solution of copper amine aqua is very deep shade of blue? तो यहाँ पे मेन वजह आ जाती है क्योंकि हमारे पास लिगेंड डिफरेंट हैं। लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से जो एनर्जी गैप होगा, स्प्लिटिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। जब स्प्लिटिंग डिफरेंट होगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्जॉर्ब होगी वो डिफरेंट होगी और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो ट्रांसमिट होगी। जब ट्रांसमिटेड एनर्जी डिफरेंट होगी तो जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। वाइट लाइट होती है, ये स्पेक्ट्रम बनाती है डिफरेंट कलर का जब ये स्प्लिट होती है। इसके अंदर जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होने का मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसी तरह जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये जो आपको सर्कल बना हुआ है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कलर। कॉम्प्लीमेंट कलर का क्या मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेड नज़र आ रहा है तो वो ग्रीन लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू नज़र आ रहा है तो वो ऑरेंज लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा होगा, या वाइस वर्सा, अगर वो ऑरेंज नज़र आ रहा है तो वो ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा होगा। अब अगर वो आपको डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स है उसका कलर ब्लू है, वो कौन सा कलर ऑब्जॉर्व कर रहा होगा या कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहा होगा, तो आप सिंपली इसको अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि वो 590 नैनोमीटर या ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहा है ताकि वो ब्लू कलर शो कर सके। या इसी तरह अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्प्लेक्स है, वो रेड लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात वो आपको इस तरह का ग्राफ दे देता है। ये ग्राफ कहाँ से आता है? हमारे पास एक ऑपरेटर्स होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को रन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस ग्राफ की जो पीक है उसके परपेंडिकुलर जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आया है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो अराउंड अबाउट 590 नैनोमीटर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। वो अराउंड अबाउट 590 नैनोमीटर वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है।
अब हम कॉम्प्लीमेंट कलर के अंदर देखें तो 500 नैनोमीटर अगर वो वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। यानी कि वो ऑरेंज लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ट्रांसमिट कौन सी कर रहा होगा, ब्लू कर रहा होगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेप, स्टेबिलिटी कांस्टेंट सेम वही चीज़ है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द concentration of product और concentration of reactant। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी सेम वही चीज़ है। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। केसी की तरह अगर आप इस कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन को भी लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको हम केसी के बजाय के स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं। के स्टेप के अंदर हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वाटर जो होता है वो इन एक्सेस होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो कोई भी चीज़ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो रही हो वो के स्टेप के अंदर कंसीडर नहीं हो। आगे इसके यूनिट्स आ जाते हैं। यूनिट्स भी हमने उसी तरह फाइंड आउट करनी है जिस तरह केसी के अंदर यूनिट्स फाइंड आउट करते थे। किसी भी एक की कॉन्सेंट्रेशन की होती है मोल पर डीएम क्यूब होती है, तो जो उसकी पावर होगी दैट बिकम द पावर ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास यूनिट्स आ जाए। स्टेबिलिटी कांस्टेंट बेसिकली यूज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, या कॉम्प्लेक्स का आपस में मुआवजा करने के लिए कि दो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। मसलन आपके पास है जी कॉपर टेट्रा अमाइन है और कॉपर टेट्रा क्लोराइड है। अब आपने दोनों में से देखना है ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का केस टैब निकाल लेंगे। जिसके केस टाइप की वैल्यू ग्रेटर आ रही होगी वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हमें पता है जी जो डी ऑर्बिटल है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू सब ऑर्बिटल्स। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जी स्क्र। तो जो डी एक्स वाई जी जी एक्स हैं ये बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। मसलन डी एक्स वाई है तो इनकी जो लॉब्स होंगी वो एक्स और वाई के प्लेन के इन बिटवीन होगी। इसी तरह जो वाई जी है उसकी जो लॉब्स होंगी वो वाई और जी के इन बिटवीन फॉल करेंगी। जबकि जो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र है वो अपॉन दी एक्सिस अलोंग दी एक्सिस फॉल कर रहे होते, जबकि जो जी स्क्र है वो सिर्फ जी एक्सिस के अलोंग ही मौजूद होता है।